हाय एवरीवन। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ जिस टॉपिक से और जल्दी मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिटरेचर क्लासेस एज वेल सून वेरी सून आई मीन फ्रॉम टुमारो और फ्रॉम द डे आफ्टर टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम मोर क्लासेस राइट। तो और जल्दी लाइव क्लासेस भी आपके सामने आ जाएगी। तो फिलहाल अभी मैं जो शुरू कर रहा हूँ ये मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ वर्ब। हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में राइट। वर्ब आप सभी जानते हैं इट्स अ टॉपिक, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर। तो जब वर्ब आप पढ़ने लगते हैं तो थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर लेते हैं कि वर्ब जो शब्द है दिस वर्ड द वर्ब हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ब वर्बम। तो वास्तव में अगर हम देखें ये वर्ब शब्द आया कहाँ से है तो ये वर्बम से आया। वर्बम एक लैटिन भाषा का शब्द है, बाद में इससे बी शब्द बना। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा प्लीज, VERBUM वर्बम और VRBE। तो पहले वर्बम था, वर्बम से बना है वर्बी, वर्बी से वर्ब बन गया। तो यहाँ देखिए VERBE ये पुरानी इंग्लिश में चला करता था। आई शुड राइट इट अगेन आई थिंक। ओके, सो आप ये कह सकते हैं ये जो शब्द आया है वर्बम से निकला है, वर्बम से बना वर्बी बना है और वर्बी से वर्ब बना है। तो कुल मिला के ये रूट वर्ड था, इससे वर्ब और वर्ब से बना है। आप इसको वर्ब भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वर्ब ही होना चाहिए, और उससे बना है वर्ब। आप जानते हैं वर्ब का मूल अर्थ क्या है? व्हाट इज द रूट मीनिंग और द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वर्ब? वर्ब मीन्स द वर्ड वर्ड। तो वर्ब शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? जो जिसे हम क्रिया कहते हैं हिंदी में, इसका मूल अर्थ होता है शब्द। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है कि ग्रामर में, जैसा कि मैंने कल भी जिक्र किया था, कि ग्रामर में वर्ब को जहां तक क्लॉज की बात है या सेंटेंस की बात है, सबसे मुख्य इसको शब्द माना जाता है। यानी मैंने कल भी कहा था द सेंट्रल एलिमेंट, द मोस्ट सेंट्रल एलिमेंट इन ए क्लॉज और ए सेंटेंस इज द वर्ब राइट। तो वर्ड जो शब्द है वर्ब, इसका मूल अर्थ ही होता है वर्ड, WORD। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ड जो इसका मीनिंग है, वर्ब शब्द का मूल अर्थ वर्ड है, ये वास्तव में किसी क्लॉज या सेंटेंस में सबसे प्रमुख शब्द माना गया है। इसका रीजन मैंने कल भी जिक्र किया था कि जो वर्ब होता है, वर्ब के आसपास चक्कर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, वर्ब अग्री करता है सब्जेक्ट से राइट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और बाद में आने वाले जो अन्य शब्द हैं राइट, जिन्हें एडवर्बियल या फिर जिन्हें अजंक्ट कहा जाता है, वे उसके बाद आते हैं राइट। तो ज्यादातर जो आप देखते हैं ध्यान से कि जो शब्द वर्ब है इसके आसपास चक्कर लगाते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। एडवर्बियल की बात आगे करेंगे, मूल रूप से बता दूं मैं आपको। एडवर्बियल का मूल अर्थ होता है ऐसा कोई शब्द या फ्रेज या क्लॉज जो वाक्य में ये बता रहा है कोई काम कहाँ हुआ, कैसे हुआ आदि। इसके बाद डिटेल में बात करेंगे राइट। फिलहाल इसको आपको बताया। तो वर्ब की मैं बात करने जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। जब आप वर्ब पढ़ते हैं राइट, तो वर्ब को हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो नॉर्मली हमें बताया जाता है, ठीक है। तो पहला काम ये होता है कि हाउ टू स्पॉट अ वर्ब, हाउ टू स्पॉट अ वर्ब इन ए सेंटेंस और क्लॉज। इजीली जब आप देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि वर्ब को कैसे स्पॉट किया जा सकता है, वाक्य में वर्ब को कैसे पढ़ा जाता है या उसको कैसे पहचाने दिस इज द वर्ब। तो अगर आपसे कहा जाता है, जो लोग पढ़ते रहे हैं, जो लोग वर्ब या नॉर्मली ग्रामर पढ़ते रहे, उन लोगों को अगर कहा जाए वर्ब को पहचानिए तो पहचान लेंगे नॉर्मली राइट, सामान्यतः पहचान लेते। जब आपसे ये कहा जाता है कि वर्ब पहचान ली, तो आप वर्ब को जब पहचानते हैं तो नॉर्मली आप दो रूप में वर्ब को पहचानते हैं। या तो उसे आप पहचानते हैं ऑक्सिलरी, इसे आप पुरानी इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी मॉडर्न इंग्लिश में कहा जाता है, याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब पुरानी इंग्लिश में कहा जाता है। ऑक्सिलरी जिसे हिंदी में हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, AUXILIARY ऑक्सिलरी। एंड अनदर वर्ड, दूसरी जो क्रिया है वो लेक्सिकल वर्ब है। लेक्सिकल वर्ब का साधारण नाम मेन वर्ब है। तो मुख्य क्रिया को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। तो जब आपसे सेंटेंस या क्लॉज में कहा जाता है वर्ब को पहचानिए, तो हम लोग जब वर्ब को पहचानते हैं तो हम दो रूप में पहचानते उसे, या तो हम सहायक क्रिया के रूप पहचानते हैं उसे, या फिर हम उसे पहचानते हैं मेन वर्ब के रूप में, जिसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। तो लेक्सिकल वर्ब या फिर मेन वर्ब भी आप कह सकते हैं राइट। तो इनके बारे में बात की जाती है। मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूं आपके सामने, आप देखिए कि क्या आप उसमें वर्ब को स्पॉट कर पा रहे हैं और कहाँ कहाँ देखते हैं और किस किस रूप में देखते हैं आप वर्ब को। तो एक बार थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेके देखें। मैंने नाम लिखे, एक बार रिपीट कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पर वर्ब को बताया है कि वर्ब को जब हम स्पॉट करते हैं तो हम प्राय दो रूपों में करते हैं। हम वर्ब को स्पॉट करते हैं सहायक क्रिया ऑक्सिलरी के रूप में, और हम वर्ब को स्पॉट करते हैं लेक्सिकल वर्ब या फिर मेन वर्ब के रूप में, राइट। तो साधारणतः हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, वैसे लेक्सिकल वर्ब भी आप उसे कह सकते हैं। और भी नाम है कि हम आगे चर्चा करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस लेने जा रहा हूँ, कुछ क्लॉज लेने जा रहा हूँ, आप उनको देखिए और स्पॉट करने की कोशिश कीजिए वर्ब कहां पर है। अगर मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं कि शी enjoyed every word which I said, एक और सेंटेंस लेता हूं, I am inclined to such actions। एक सेंटेंस और लेता हूं यहां पर, they have or wondered about this feat। एक और सेंटेंस लेता हूं, I will have been waiting for you। एक और सेंटेंस लेता हूं, you were doing it for me। आपके सामने 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। लंबे से मेरा मतलब है इसमें डबल क्लॉजेस हैं, इसके हम आगे चर्चा और करेंगे। वाक्य को पढ़िए आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। She enjoyed every word which I said। यहां से सेंटेंस, इसमें आप देख सकते हैं वर्ब यहां पर दो मेन वर्ब्स ही हैं यहां पर, राइट। इसमें एक मेन वर्ब है enjoyed और दूसरी मेन वर्ब यहां पर है said। इस पहले सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, केवल लेक्सिकल वर्ब है या मेन वर्ब है, राइट। मुख्य क्रिया है केवल। वैसे लेक्सिकल वर्ब भी कह रहा हूं, मेन वर्ब भी कह रहा हूं, इंटरचेंजेबल है, अक्सर यूज कर सकते हैं। In place of main verb, I can say lexical verb, or in place of lexical verb, I can call it a main verb, right? Either is okay, दोनों ठीक है, no problem। पहले वाक्य में आपने देखा कि यहाँ पर दो मेन वर्ब्स हैं। दूसरा वाक्य क्रम से ले लेता हूं मैं, यहाँ पर जो लिखा उसी क्रम से ले रहा हूं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक वर्ब आ रहा है वर्ब, एक आ रहा है डूइंग, दो वर्ब्स हैं यहाँ पर, राइट। ये रहा सेंटेंस नंबर 2। इसमें यू वर डूइंग इट फॉर मी। इसमें जो पहली वर्ब है वो ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है, आप सभी खुद भी स्पॉट कर सकते हैं, इजी चीजें हैं, सिंपल बातें ले रहा हूं मैं। वर यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी है, डू यहाँ पर मेन वर्ब है, राइट। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है। एक मोटा नियम हमें बताया जाता है बचपन से और किताबें भी ऐसा कहती है कि मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, हम सभी जानते हैं, राइट। ओके, तो यू वर डूइंग इट, इसमें वर्ब 2 है, पहली जो क्रिया है ऑक्सिलरी, दूसरी मेन वर्ब है। तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तीसरे में यहां पर तीसरा सेंटेंस, आई एम इंक्लाइंड टू सच एक्शंस। इसका मतलब ये हुआ मुझे ऐसे कार्यों के प्रति रुचि है या मुझे ऐसे कार्य अच्छे लगते हैं, इसका मीनिंग आ गया, राइट। यहां पर वर्ब ध्यान से देखें तो एक ही वर्ब मानी जाती है, कौन सा, एम। इसको विशेषण माना जाएगा, एडजेक्टिव माना जाएगा। तो यहां पर एक ही वर्ब है। एक मोटा नियम बता दूं मैं आपको, सेंटेंस या क्लॉज में एक ही वर्ब अगर होती है, राइट, नॉर्मली क्रम से या साधारण एक वाक्य में अगर एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब होती है। तो यहां पर अगर एक ही वर्ब है एम, तो ये मेन वर्ब है, जिसे आप लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, राइट। तो ये अकेली जो वर्ब आई है, ये मैंने कहा कि वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है यू आर विलिंग टू डू समथिंग, और यू आर काइंड ऑफ यू लाइक समथिंग, उसे उसके लिए इंक्लाइंड बोला जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे कार्यों को पसंद करता हूं, आई एम इंक्लाइंड टू सच एक्शन। ये एम यहां पर एक ही वर्ब है। सेंटेंस नंबर 4 जो आपके सामने आया, दे हैव वंडर्ड अबाउट दिस फीट। फीट की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, FEAT, फीट। फीट का मतलब होता है कोई साहसिक कार्य, राइट।
तो यहां पर आप देखें कि दो वर्ब्स आई हुई है। एक वर्ब यहां पर है हैव, दूसरी वर्ब यहां पर है वंडर्ड। पहली जो हैव है आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है, और ये वंडर्ड यहां पर जो है ये मेन वर्ब है। या वंडर का मतलब है आश्चर्यचकित होना या अचंभा प्रकट करना या अचंभा दिखाना, राइट, आश्चर्य दिखाना। तो दे हैव वंडर्ड अबाउट दिस फीट। फीट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। फीट का मतलब कोई स्टंट या कोई एडवेंचरस कोई भी टास्क जिसमें साहस लगता है उसे फीट कहा जाता है, FEAT, राइट। अब आखिरी एक सेंटेंस देखिएगा यहां पर, आई विल हैव बीन वेटिंग। यहां पर वर्ब्स 1, 2, 3 और 4, यहां पर 4 वर्ब्स हैं, आप भी देख सकते हैं। पहली वर्ब यहां पर जो दी गई है, द फर्स्ट वर्ब, वो है विल, दूसरी वर्ब है हैव, तीसरी है बिन और चौथी है वेटिंग। 4 ही वर्ब्स हैं। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग देखने की है कि यहां पर जो पहली वर्ब है ये ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है। दूसरी वर्ब भी ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है। तीसरी वर्ब है ये भी ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है। और चौथी जो वर्ब है ये लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब है। आप इसे लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। इसका मतलब 3 ऑक्सिलरीज के बाद मेन वर्ब आया हुआ है। तो आपने इस सेंटेंस में जो स्पॉट किया है वर्ब्स को, राइट, वो किया है 2 ही शब्दों के रूप में। या तो उन्हें आपने ऑक्सिलरी माना है, हेल्पिंग वर्ब माना है, या फिर आपने उनको माना है लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब माना है। मोटी भाषा में हमें सिखाया जाता है कि जो मेन वर्ब्स होती हैं वो प्राय किसी एक्शन को, स्टेट को या घटना को दिखाती है। मेरा मतलब है द मेन वर्ब शोज आइदर एन एक्शन और अ स्टेट और एन इवेंट, राइट। तो घटना, किसी घटना को, अवस्था को, या फिर प्राय हम कह सकते हैं एक्शन या कार्य को दिखाने वाली जो वर्ब होती है प्राय वो मेन वर्ब होती है, राइट। तो विल हैव बीन वेटिंग, यहां पर 4 वर्ब्स हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहले सेंटेंस में 2 क्लॉज थे, 2 क्लॉज के अनुसार 2 मेन वर्ब्स आई हुई है। शी सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है एंजॉयड। दूसरे में आई सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है सेड, SAID, सेड, राइट। 2 वर्ब्स यहां पर दी गई है, मेन वर्ब दोनों। दूसरे वाक्य में आपने देखा ऑक्सिलरी है, उसके बाद मेन वर्ब है। तीसरे वाक्य में आप देखा केवल एक ही वर्ब है, एम, इंक्लाइंड को एडजेक्टिव माना, विशेषण माना है, तो यहां पर एक ही वर्ब है, ये मेन वर्ब मानी जाती है। चौथे वाक्य में आप देख सकते हैं 2 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब जो है हैव है, जो कि ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है, और दूसरी जो वर्ब है मेन वर्ब है, जो कि एक मुख्य क्रिया है या मेन वर्ब है। 5वें वाक्य में 3 सहायक क्रियाएं हैं, राइट, विल, हैव और बीन, और चौथी जो वर्ब है वो मेन वर्ब है। एक बात इसमें हमने देखी है कि जब एक से ज्यादा वर्ब्स आ रही हैं उसमें जो आखिरी वर्ब का एलिमेंट है वो मेन वर्ब होता है। आप सभी जानते इस बात को, पढ़ते रहे, सुनते रहे कि किसी एक लंबे वर्ब फ्रेज में, यानी क्रियाओं, मोटी भाषा में सुन लीजिएगा, अभी हम बेसिक लेवल पे बात करें, फिर एडवांस्ड बात करेंगे, कि जब एक से ज्यादा वर्ब्स होती किसी एक वर्ब के ग्रुप में, तो उसमें जो आखिरी वर्ब होती है प्राय वो मेन वर्ब होती है, राइट, और बाकी जो वर्ब्स होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इन सभी में ऐसा हुआ है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा वर्ब है, अगर एक ही वर्ब होती है किसी एक क्लॉज या सेंटेंस में, एक ही वर्ब अगर दी गई है, राइट, तो वो मेन वर्ब मानी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में 2 क्लॉजेस, उसमें 2 मेन वर्ब्स हैं, राइट। उसमें एक प्रकार से अगर हम इनको 2 पार्ट में बांट देते हैं यहां से यहां तक, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन वर्ब ये है और एक मेन वर्ब ये है। तो एक क्लॉज की एक मेन वर्ब है, तो एक ही अगर वर्ब अगर किसी क्लॉज में या सेंटेंस में दी गई है वो मेन वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, राइट। तो आपने पहचाना है, अभी आपने देखा है कि हम कैसे स्पॉट करेंगे, और बातें करेंगे। अब मैं ये सेंटेंस आपके सामने क्यों लिखे, why did I write these sentences or clauses in front of you or on the screen? Because the reason is that I want you people to know that I'm going to categorize, I'm going to classify the verbs into 2 types or into 2 parts. क्योंकि अभी मैं जो वर्ब का शुरू करने जा रहा हूं वो मैं करने चाह रहा हूं कि वर्ब जो होती किसी वाक्य में प्राय उसे 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। नॉर्मली उसे पढ़ा जाता है ऑक्सिलरी सहायक क्रिया के रूप में, और उसे पढ़ा जाता है मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा। ऑक्सिलरी को आगे बढ़ते हैं तो जब हम बात करते हैं, एक तरह से मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, मान लीजिए थियोरेटिकल इंग्लिश की बात करते, थियोरेटिकल का मेरा मतलब है हम टर्मिनोलॉजिकल बात करते हैं, यानी हम शब्दों की बात करते हैं कि टाइप कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन क्या क्या होती है, ये है थियोरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल बातें नहीं है। तो जब हम वर्ब को पढ़ते हैं थियोरेटिकल बेसिस पर, मेरा मतलब हम जब इनको
एक तरह से नाम आदि के आधार पे पढ़ते हैं, तो ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। इनको बांट दिया जाता है प्राइमरी वर्ब्स के रूप में और इनको मॉडल वर्ब्स के रूप में बांट दिया। ठीक है, मेन वर्ब के अनेक प्रकार हो सकते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, अगर हम वर्ब को दो पार्ट में पढ़ते हैं, दो टाइप से पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में, तो ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी वर्ब्स के रूप में, मॉडल वर्ब्स के रूप में। राइट, ये सहायक क्रिया के प्रकार माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, जिन्हें मॉडल्स भी कहा जा सकता है, वे भी सहायक क्रिया ही होती है अपने आप में। राइट, लेकिन प्राइमरी वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? प्राइमरी वो जो वर्ब्स होती हैं ये इनको ऑक्सिलरी का पार्ट माना जाता है, लेकिन ये ऐसी वर्ब्स होती है जो किसी वाक्य में सहायक क्रिया भी हो सकती है, ऑक्सिलरी भी हो सकती है, और किसी वाक्य में ये मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है प्राइमरी वर्ब्स। मैं रिपीट करता हूं कि प्राइमरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है। देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, हम लेते हैं द मोस्ट जनरल क्लासिफिकेशन। आई वांट टू टेक अप द मोस्ट जनरल क्लासिफिकेशन बिकॉज एज आई नो that in examination you people are asked such classifications or about such classifications, तो हम वो पार्ट ले रहे हैं जो सबसे कॉमन और सबसे जनरल माना जाता है। तो ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं इनको दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है सामान्यतः, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स के रूप में। प्राइमरी वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब भी हो सकती है किसी वाक्य में, और वो ऑक्सिलरी सहायक क्रिया भी हो सकती है। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है प्राइमरी वर्ब्स। ठीक है, अभी इन्हीं की बात करेंगे, पहले मॉडल उसके बाद आगे करेंगे। मॉडल जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में और बात करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन दिया जाता है आपके सामने। मेन वर्ब्स के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, राइट, इसके अलग अलग भाग हो सकते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया है, अभी मैं एक बार फोकस कर रहा हूं ऑक्सिलरी वर्ब्स पर, ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखिए, एक बात और बता दूं चलते चलते कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इसमें जो शब्द आया ऑक्सिलरी, एक साधारण शब्द है, राइट, और इसका मूल अर्थ होता है जो सहायता करे वो ऑक्सिलरी है। आप इसको साधारण लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई वांट सम ऑक्सिलरी वर्कर्स, आई वांट सम ऑक्सिलरी पीपल, आई वांट सम ऑक्सिलरी स्टाफ। इसका मतलब आप ये कहते हैं आई वांट सम हेल्पिंग स्टाफ, आई वांट सम हेल्पिंग वर्कर्स हु कैन हेल्प मी। तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि एंसिलरी भी कहा जा सकता है। इसका एक साधारण अर्थ हेल्पिंग भी है। आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब पुरानी इंग्लिश में बोला जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स हैं, ये आप सभी जानते हैं कि ऑक्सिलरी का वैसे मूल अर्थ तो ये होता है कि वो सहायता करती है। किसकी सहायता करती है? We can define auxiliary verbs in this statement that auxiliary verbs are the verbs which add extra information to the main verb, right? हम ये कह सकते हैं। और किसी एक लंबे वर्ब फ्रेज में जो auxiliary verbs होती हैं वे एक तरह से मान लीजिए सेकेंडरी होती है। बड़े वर्ब फ्रेज में जो हेड एक तरह से कहना चाहिए मुझे, वो मेन वर्ब होती है, राइट? तो ऑक्सिलरी वर्ब्स एक तरह से इनका नाम ही ऑक्सिलरी है, तो बेसिकली जरूर ये हेल्प ही करती होंगी किसी न किसी की, ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो प्रकार से पढ़ाया जाता है या समझा जाता है, और प्राइमरी वर्ब्स और दूसरा मैंने कहा था मॉडल वर्ब्स, जिन्हें हम मॉडल्स भी कह सकते हैं, राइट? अब प्राइमर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि प्राइमर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दिमाग में रखिएगा ऐसी वर्ब्स जो दोनों प्रकार से प्रयोग की जा सकती हैं, जिनको आप सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और जिनको आप मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो प्राइमरी वर्ब्स है कौन कौन सी होती है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, राइट? तो अभी मैं लेने जा रहा हूं प्राइमरी वर्ब्स को, राइट? इनके बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, और हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ओके, सो नाउ आई कम टू प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी जो वर्ब्स होती हैं बेसिकली ध्यान रखिएगा, इन्हें आप मोटे तौर पर देखें तो बी, हैव और डू के रूप में आप देख सकते हैं। आई रिपीट, प्राइमरी वर्ब्स को आप मुख्य मोटे तौर पर तीन शब्दों के रूप में देख सकते हैं, बी, हैव और डू। केवल यही नहीं, बी की फॉर्म्स है, हैव की फॉर्म्स है, डू की फॉर्म्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी फॉर्म्स भी शामिल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स और डू की फॉर्म्स,
ये प्राइमरी वर्ब्स है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स हैं, ये दोनों काम कर सकती है। ये मेन वर्ब भी हो सकती है किसी क्लॉज में। एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये दोनों काम कर सकती। तो अब देखिए यहाँ पर बी की फॉर्म जो आप लेते हैं, पहले बी की फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? प्रेजेंट में आपको बताया जाता है बी की फॉर्म्स होती है इज एम आर, जो कि प्रेजेंट का फॉर्म है, यानी प्रेजेंट को शो करती है। बी की फॉर्म जब पास्ट में जाती है तो हो जाती है वॉज या वर, ठीक है, वो चली जाती है पास्ट में। और इनकी आप कह सकते हैं इसका जो पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है वो बीन हो जाता है। इसका आईएनजी फॉर्म भी होता है जो बीइंग होता है, और इसका एक इन्फिनिटिव फॉर्म भी होता है और ये हो जाता है आपका बी, राइट। बीन ध्यान रखिएगा थर्ड फॉर्म है, इसे हम ग्रामर की भाषा हम कहते हैं पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल आप कह सकते हैं। ये बीइंग है, ये आईएनजी फॉर्म है, राइट, आईएनजी फॉर्म है। ये भी पार्टिसिपल है पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहा था, पार्टिसिपल। और उसके बाद बी या टू बी जो दिया जाता है वो होता है इन्फिनिटिव। ये है बी की फॉर्म्स जो आपके सामने दी गई। तो पहले जो तीन वर्ब्स आ रही हैं, तो बी की फॉर्म्स आ रही हैं इज, एम, आर, ये दी जा रही हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। वॉज वर है, ये पास्ट की फॉर्म्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा मुझे नाम चेंज करना पड़ा, वो टेंस को शो करती है, टेंस को शो नहीं करती है। बीन, बीइंग और बी, ये सब बी की फॉर्म्स हैं। इनमें सभी का प्रयोग आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, राइट। इनका प्रयोग आप सहायक क्रिया के रूप में भी कर सकते हैं, मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, इसीलिए तो इनको प्राइमरी वर्ब्स कहा जाता है। बी के साथ साथ ऐसा ही डू के साथ भी, हैव के साथ भी है। देखिए ये तो मैंने आपको बताया है कि बी की जो फॉर्म्स आपके सामने दी गई हैं, ये सभी फॉर्म्स दोनों प्रकार से काम करेंगे। ये मेन वर्ब भी हो सकती है, ऑक्सिलरी भी हो सकती है। वन थिंग, एक हैव की फॉर्म्स होती है, जैसे बी यहां पर रूट वर्ड है, मेन शब्द है, उसकी ये फॉर्म्स है। उसी प्रकार से हैव रूट वर्ड है, मेन शब्द है, इसकी फॉर्म्स हो सकती है। इसकी फॉर्म्स कौन सी होती है? हैव खुद है, देखिए हैव और हैज ये दोनों प्रेजेंट को शो करते हैं, राइट। हैड शो करता है पास्ट को, ठीक है। हैविंग आईएनजी फॉर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं, हैविंग, ओके, तो आप इसमें ले सकते हैं, यहां पर हैविंग शब्द को यूज कर सकते हैं। हैविंग को आप मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन्फिनिटिव फॉर्म में लेना चाहें तो टू हैव हो जाएगा, ओके। इसकी थर्ड फॉर्म हैड होती है जो ऑक्सिलरी के रूप में काम जो है करती है, लेकिन वो थोड़े अलग मीनिंग में है, तो हैड मैंने लिख दिया है। हैड यहाँ पर पास्ट फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, दोनों रूप में यही है। ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट भी है, ओके, पास्ट भी है और पार्टिसिपल भी, यानी कि ये पास्ट फॉर्म का काम भी करती है और थर्ड फॉर्म में काम करती है। ये दोनों प्रेजेंट के रूप में आती है। जैसे बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर है, उसी प्रकार से हैव की प्रेजेंट फॉर्म हैव और हैज है। इस प्रकार से बी की सेकंड फॉर्म या पास्ट जो है वॉज वर है, उसी प्रकार से हैव का पास्ट हैड होता है, राइट। इस प्रकार से बी का बीन दिया गया है, उसी प्रकार से हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, क्योंकि ये दोनों में काम कर रहा है, तो मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं। और जिस प्रकार से बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है, उसी प्रकार से हैव का आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। और जिस प्रकार से बी का टू बी, टू को मैंने ब्रैकेट में डाला है, राइट, ये है, उसी प्रकार से यहाँ पर हैव या टू हैव, राइट। तो ये हैव की फॉर्म्स है। उसी प्रकार से जैसे डू आ जाता है, ओके, डू को देखिए, डू की फॉर्म्स होती हैं। अगर आप डू की बात करते हैं तो डू की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है? इस प्रकार से बी रूट वर्ड है, इस प्रकार से हैव रूट वर्ड है, इसी प्रकार से डू रूट वर्ड है, इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। प्रेजेंट में काम करती है डू और डज, पास्ट में काम करता है डिड, आईएनजी फॉर्म होता है डूइंग और थर्ड फॉर्म होता है डन। इन्फिनिटिव फॉर्म लेना चाहें टू डू हो जाएगा। ये इसकी फॉर्म्स है, राइट। तीनों फॉर्म्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, उसी प्रकार से डू डज है डू के फॉर्म्स। इस प्रकार से बी की सेकंड फॉर्म या पास्ट है वॉज वर,
उसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है डिड। इस प्रकार से बी की थर्ड फॉर्म है बीन, यहां पर आ गया आपका डन, राइट, डन थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से बी का जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो है बी या टू बी, वो यहां पर डू के रूप में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर 3 दिए गए हैं आपके सामने, जो आप देख सकते हैं कि तीनों बी हैव डू इनके फॉर्म्स हैं। ये प्राइमरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी वर्ब्स कैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये जो वर्ब्स हैं इनमें से वो जो वर्ब्स हैं ये सारी ये काम कर सकती है, मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है और ये ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया के रूप में भी काम कर सकती है, दोनों में काम कर सकती है, इसलिए इनको प्राइमरी वर्ब्स कहा जाता है। और अब देखिए जैसे डेफिनेशन लिया आप लोगों ने, आपने कहा सर प्राइमरी वर्ब्स, ये बताया गया कि प्राइमरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जो दोनों रूप में काम कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ऐसा है, इनको टेस्ट करके देखें क्या ऐसा पॉसिबल भी है, राइट। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लूंगा, राइट। इनमें से एक बार आप देख लीजिए, आपके सामने दिया गया है। नाम की बात हम बाद में कर लेंगे, नाम पर थोड़ा फोकस करना ना चाहें बेशक ना करें कि ये कौन सा फॉर्म है। वैसे मोटी भाषा में आपको समझा देता हूं मैं कि अगर आप देखते हैं कि नॉर्मली जहां पर दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इसको प्रेजेंट में लिया गया है, ठीक है। सेकंड फॉर्म जो है इसको पास्ट में लिया गया है। जब थर्ड फॉर्म आती है उसको हमने पार्टिसिपल नाम दिया है, या आप उसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जो लोग जिनको नाम की आवश्यकता है वो इस प्रकार से फोकस कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म जो होती है, आईएनजी फॉर्म्स, राइट, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मानी जाती है, राइट। इसका एक नाम और है वैसे जो हम आगे लेंगे, अभी फिलहाल नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रैकेट में एक बार लिख देता हूं, उसके आगे चर्चा करेंगे। जेरेंट बोला जाता है। और एक जो बेस फॉर्म के रूप में काम करती है, इसकी तरह होती है, फर्स्ट फॉर्म की तरह होती है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, राइट। इसको डिटेल में आगे देखेंगे। 2 प्लस बेस फॉर्म, राइट, 2 प्लस बेस, इसको ग्रामर की भाषा में बोला जाता है इन्फिनिटिव। ये नाम है आपके सामने, इस पर आप चेक कर सकते हैं। डिटेल में आगे पढ़ेंगे इनको, सिर्फ जो नाम के हिसाब से बताऊं तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये प्रेजेंट टेंस को शो करती है, प्रेजेंट को शो करती है। सेकंड फॉर्म पास्ट को शो करती है। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, राइट। और जो आईएनजी फॉर्म उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका एक नाम और है जेरेंड, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। और एक मैंने कहा 2 प्लस बेस फॉर्म, जिसमें कभी कभी 2 छोड़ा भी जा सकता है, राइट, ये कहलाता है इन्फिनिटिव, राइट। इसकी हम चर्चा करेंगे। नॉर्मली कहा जाता है अगर 2 के साथ बेस फॉर्म दी जाती है तो नॉर्मली हम कहते हैं ये 2 इन्फिनिटिव है। अगर 2 के बिना बेस फॉर्म आती है दूसरे अर्थ में इन्फिनिटिव, तो ये केवल कहलाता है प्लेन इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। ये नाम में मैं आपके डिटेल में चर्चा करूंगा इनके बारे में। फिलहाल मैं एक बार वापस आऊंगा, मैं बात करना चाहूंगा इन्हीं की दोबारा से कि किस प्रकार से बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स और डू की फॉर्म किस प्रकार से प्राइमरी वर्ब्स है, मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा, राइट। तो अभी कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे धीरे धीरे, 1 बाय 1, और देखें क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो मैं प्राइमरी वर्ब्स में बात करने जा रहा हूं, पहले बी की फॉर्म्स की बात करने जा रहा हूं। मैं देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप खुद देखिए किस प्रकार से कहां पर बी की फॉर्म्स मेन वर्ब है और कहां पर वो ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग की जाती है, राइट। आप खुद भी स्पॉट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं किसी वाक्य में, देखिएगा आई एम बिजी, राइट, और दूसरा है यहां पर आई एम ईटिंग। अगर मैं यहां पर कहता हूं ही इज और अपसेट विद यू, और दूसरे वाक्य में देखिए यहां पर ही इज और यहां पर लिखा फिशिंग एट द लेक। और एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर, यू आर माई ओल्ड चम। चम का मतलब फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड या ओल्ड फ्रेंड को चम कहा जाता है। और एग्जाम्पल देखिए, यू आर, राइट, और यहां लिखा फॉर एग्जाम्पल इंसल्टिंग माई चम। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं। ये देखिए फिलहाल एक बार इनकी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने
6 सेंटेंसेस लिखे हैं, 6 सेंटेंस आपके सामने, आप खुद चेक कीजिए इनमें से कितनी आपको लग रहा है ऑक्सिलरी, कितनी मेन वर्ब है। मैंने एक बात कही थी अभी चलते चलते, आपने देखा होगा, आई सेड दैट व्हेन यू फाइंड दैट देयर इज ओनली जस्ट अ सिंगल वर्ब इन अ क्लॉज और अ सेंटेंस, इट शुड बी द मेन वर्ब और शुड बी कॉल्ड द मेन वर्ब, राइट। तो जहां पर आपको लग रहा है इसकी किसी क्लॉज मैंने एक ही वर्ब यूज की है, उसे आप मेन वर्ब मानेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जहां पर देखिए आई एम बिजी में एक ही वर्ब आ रही है, इसे आप मान लेंगे मेन वर्ब, आई एम बिजी, राइट। दूसरे वाक्य में देखिए आप, मैंने 2 वर्ब्स यूज किए हैं, एम और ईटिंग। एम यहाँ पर ऑक्सिलरी है, ईटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। यहाँ पर एक ही क्रिया है तो ये मेन वर्ब मानी जाएगी। यहाँ पर एम ईटिंग दिया गया है, ये सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। तो आप देख सकते हैं एम यहाँ पर दोनों काम कर रहा है। एम यहाँ पर पहले वाक्य में सहायक क्रिया है, दूसरे वाक्य में एम जो है सॉरी पहले वाक्य मेन वर्ब है या लेक्सिकल वर्ब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाक्य में ये जो दिया जा रहा है एम, ये सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है और ईटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है जो एक्शन को दिखा रही है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो कोई वर्ब जब वो सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है तो वो एक्शन नहीं दिखाती, वो राइट। जब उसे सहायक क्रिया के रूप प्रयोग करते हैं, ना वो एक्शन दिखाती है ना वो स्टेट दिखाती है। जब हम किसी वर्ब को, रिपीट करता हूं मैं, जब हम किसी वर्ब को यूज करते हैं ऑक्सिलरी के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में, राइट, तो वो ना तो एक्शन को दिखाती है ना ही वो किसी स्टेट को दिखाती है, अवस्था को नहीं दिखाती, ठीक है। अगर वो मेन वर्ब के रूप में है वही वर्ब, तो फिर वो स्टेट या एक्शन को दिखा सकती है। जैसे यहाँ पर एम देखिए, यहाँ पर एम कोई स्टेट या एक्शन को नहीं दिखा रहा है, ईटिंग एक्शन को दिखा रहा है, एम कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एम किसको दिखा रहा है, किसी अवस्था को दिखा रहा है, राइट। तो मैंने जो बोला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर है। एक वाक्य और चलते आगे, ही इज अपसेट विद यू, राइट। अपसेट का मतलब आप सब जानते हैं, ही इज अपसेट विद यू, इसका मतलब ही इज काइंड ऑफ एंग्री विद यू और ही इज काइंड ऑफ हैविंग अ बैड फीलिंग फॉर यू, काइंड ऑफ, राइट। तो ही इज अपसेट में अपसेट क्या है, एडजेक्टिव है, हालांकि अपसेट वैसे वर्ब भी है आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर अपसेट को मैंने एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है। यहाँ पर इज आप देख सकते हैं, इज यहाँ पर क्या है, इज यहाँ पर आया है हेल्प, मेन वर्ब के रूप में आया, क्योंकि एक ही वर्ब है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब एक ही वर्ब होती है नॉर्मली किसी एक क्लॉज में, तो वो एक ही वर्ब क्या कहलाती है, वो मेन वर्ब होती है। और ही इज फिशिंग, इसमें 2 वर्ब्स आ रही है, एक इज आ रहा है, एक फिशिंग आ रहा है। इज यहाँ पर ऑक्सिलरी सहायक क्रिया है और फिशिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ फिश का मतलब है मछली पकड़ना, ही इज फिशिंग एट द लेक, राइट। तो ये मेन वर्ब है, एक ही वर्ब आ रही है, तो इज यहाँ पर दोनों काम कर, इसलिए इज प्राइमरी वर्ब है, राइट। इज प्राइमरी वर्ब है क्योंकि दोनों काम कर सकती है। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ रही है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है। मेन वर्ब क्या है, फिशिंग है यहाँ पर, राइट। तो ये सहायक क्रिया है। इस प्रकार से प्राइमरी वर्ब्स, एम भी प्राइमरी वर्ब है, इज भी प्राइमरी वर्ब, दोनों तरह काम कर रही है। अपसेट यहाँ पर विशेषण याद रखिएगा, एडजेक्टिव वर्ब नहीं है। इधर आते हैं, वापस देखते हैं, एक और वर्ब का सेट दिया गया है, यू आर माई ओल्ड चम। यहाँ पर आर के अलावा कोई और वर्ब नहीं दिया गया है, आर ही अकेला वर्ब है। यहाँ पर जब आर ही अकेला वर्ब के रूप में दिया जा रहा, सिंगल वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, द मेन वर्ब। और आर इंसल्टिंग, यहाँ पर 2 वर्ब्स हैं, आर यहाँ पर ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, और इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, अपमान करना एक्शन वर्ब है, राइट। तो ये मेन वर्ब है। इस प्रकार से आर भी 2 तरह से काम कर रहा है, पहले में आर मेन वर्ब है, दूसरे में आर क्या है, वो सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इज एम आर जो मैंने प्रयोग किए हैं, 3 यहाँ पर 6 सेंटेंसेस है, देयर आर 6 सेंटेंस इन टोटल, एंड इन ऑल दीज 6 सेंटेंस यू कैन सी दैट आई हैव यूज्ड इज एम आर not only as auxiliaries but as main verbs also, right। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से, ये तो मैंने बी की प्रेजेंट फॉर्म यूज की है, इज एम आर बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती है, उनका प्रयोग किया है। अगर आगे बढ़ते हैं तो बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वॉज वर। वॉज वर भी ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रकार से काम कर सकती है। वॉज इज एम आर की तरह दोनों काम कर सकता है। जैसे यहां पर देखिएगा, शी वॉज ग्लैड, राइट, शी वॉज ग्लैड, आगे जोड़ना चाहे मैं जोड़ सकता हूं, She was glad to see me, ये मैंने जोड़ा है। नॉर्मली एक बात कही जाती है, ग्लैड जो एडजेक्टिव है उसके बाद नॉर्मली टू इन्फिनेटिव आता ही है। तो मैं सिर्फ, हालांकि मेरा उद्देश्य नहीं है टू सी को यहाँ लिखना, पर एक बार फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, वॉज का प्रयोग किया। दूसरा देखिएगा, शी वॉज फीलिंग, और यहां लिखा फॉर एग्जाम्पल ऑन क्लाउड 9, एक मुहावरा यूज किया है मैंने, शी वॉज फीलिंग ऑन क्लाउड 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉज जो शब्द है यहाँ पर,
ये सहायक क्रिया है और फीलिंग जो है ये मेन वर्ब है। ये रहा वॉज, ये आपकी ऑक्सिलरी है और ये रहा मेन वर्ब फीलिंग आपके सामने। यहाँ वॉज अकेला आ रहा है, आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है, राइट। इसको एक बार इग्नोर कीजिएगा, इसकी ध्यान नहीं देंगे। ही वॉज ग्लैड तक आप देखिए एक बार, ठीक है। वॉज अकेली वर्ब है तो वॉज अकेला आया तो मेन वर्ब माना जाएगा। वॉज के बाद एक और वर्ब है, वॉज को सहायक क्रिया ऑक्सिलरी माना जाएगा। वॉज आप देख सकते दोनों प्रकार से काम करता है। ऐसे वर्ब भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये कहते हैं, यहां पर देखिएगा, दे वर, और यहां लिखा हैप्पी फॉर मी, और दूसरा देखिएगा सेंटेंस, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। जब कोई आदमी अपना बेस्ट ट्राई करता है, वो अपना सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करता है। इसमें देखिए वर अकेली वर्ब आ रही है और कोई वर्ब नहीं दी गई साथ में, वर अकेला वर्ब है। यहाँ पर अकेली वर्ब के रूप में कह चुका हूं मेन वर्ब है, वर यहाँ पर मेन वर्ब है क्योंकि आगे पीछे कोई और वर्ब नहीं है, राइट। दूसरे में देखिएगा वर और ट्राइंग, दो वर्ब है। वर यहाँ पर ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, और ट्राइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। वर सपोर्ट कर रहा है ट्राइंग को और वर यहां पर दिखा रहा है स्टेट, अवस्था को दिखा रहा है। दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं। वॉज का दोनों प्रकार से प्रयोग कर लिया, वर का दोनों प्रकार से आपने प्रयोग कर लिया, तो हम कह सकते हैं वॉज और वर जो है ये प्राइमरी वर्ब्स कहला सकते हैं क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं। दोनों शर्त कौन सी है कि एक ये मेन वर्ब के रूप प्रयोग की जा सकती है, दूसरी शर्त क्या है कि इसे हम सहायक क्रिया के रूप प्रयोग कर सकते हैं। तो जब दोनों के रूप प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए वॉज वर्ब को भी हम प्राइमरी वर्ब के रूप में ले सकते हैं। अच्छा, ये था, देखिए अभी अपने बात की कि बी की फॉर्म्स हैं इज़-एम-आर और वॉज वर, राइट, दोनों तरह से हमने बात की है। अगर बी की बात करें तो बी में एक थर्ड फॉर्म की हमने और बात की थी, बीन। बीन बी का थर्ड फॉर्म है। इसका टेक्निकल नाम मैं बता चुका हूं आपको याद होगा, ट्राई टू रिमेंबर। आई टोल्ड यू दैट दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म के रूप में इसको लिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर बीन, क्या बीन दोनों प्रकार से काम कर, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए क्या बिन दोनों प्रकार से काम कर सकती है। नॉर्मली हमें जब बिन बताया जाता है तो वो बताया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कुछ प्रकार के वाक्य, ये वाला सेंटेंस देखिएगा, शी हैज बिन वेटिंग, और दूसरा देखिएगा, शी हैज बिन टू दिल्ली रिसेंटली। सेंटेंस को पढ़िएगा। यहां पर जो मैंने बिन शब्द का यूज किया है, ये देखिए बिन 2 बार किया है। आप खुद चेक कीजिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड एट ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू सी व्हाट आई वांट टू से। तो शी हैज बिन वेटिंग, इसमें लास्ट वर्ब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, इंतजार करना, वेट आप सब जानते हैं। बिन यहां पर ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है। हैज भी यहां पर ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है। इस प्रकार से पहले वाक्य में 2 ऑक्सिलरीज हैं और एक मेन वर्ब है। और मैं अभी आपको कह रहा था कि अगर किसी एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब्स होती हैं तो आखिरी जो वर्ब उस ग्रुप में, क्रियाओं के ग्रुप में जो आखिरी शब्द होता है वो नॉर्मली मेन वर्ब होता है। ध्यान रखिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहां पर वेटिंग जो शब्द है मेन वर्ब है और उससे पहले 2 ऑक्सिलरीज हैं। अब बिन को आप ध्यान से देखिएगा, बिन यहां पर सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, राइट, इस वाक्य में। जबकि दूसरे वाक्य में चेक कीजिए आप, शी हैज बीन टू दिल्ली रिसेंटली। अगर मैं कहता हूं आई हैव बीन टू दिल्ली, इसका मतलब ये है कि मैं दिल्ली जाकर आया हूं या मैं दिल्ली गया हूं, या मैं दिल्ली, इसका मतलब अभी दिल्ली में नहीं हूं मैं। अगर मैं कह रहा हूं शी हैज बीन टू दिल्ली, इट मींस शी इज नॉट इन दिल्ली नाउ, शी इज अवे फ्रॉम दिल्ली, राइट। इन द सेम वे इफ आई से दैट आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क और आई हैव बीन टू लंदन, इट मींस दैट I have visited London and yeah, I visited London once and now I'm not in London. This is the meaning of this sentence. तो अगर मैं कह रहा हूँ she has been to Delhi, it means that this person, she has visited Delhi. यहाँ पर देखिए बिन के बाद कोई और वर्ब आ रहा है, बिन के बाद कोई वर्ब नहीं है। बिन से पहले जरूर एक वर्ब दी गई है। कौन सी वर्ब दी गई? हैज। हैज यहाँ पर दिया गया, हैज ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, और बिन यहाँ पर मेन वर्ब है। जबकि पहले वाक्य में देखिए आप, बिन के बाद भी एक वर्ब है वेटिंग, ये मेन वर्ब है, इससे पहले है ऑक्सिलरी। तो इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों में जो पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस, उसमें जो बिन शब्द दिया गया है वो सहायक क्रिया के रूप में दिया गया है,
और दूसरे में बिन के बाद चूंकि कोई वर्ब है नहीं तो बिन ही आखिरी वर्ब है इस ग्रुप में, क्रियाओं के समूह में, तो बिन यहां पर मेन वर्ब है, राइट। इससे पहले एक वर्ब दी गई हैज, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैंने बिन को दोनों प्रकार से प्रयोग किया गया, तो हम ये कह सकते हैं बिन इज एबल टू बी कॉल्ड ए प्राइमरी वर्ब because it has two functions. It can be used either as an auxiliary or as a main verb or as a lexical verb. तो दोनों प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए बिन को भी हम प्राइमरी वर्ब मान सकते हैं क्योंकि दोनों काम कर सकती है, राइट। बिन का बी की थर्ड फॉर्म थी। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो बी का एक फॉर्म और आता है दिमाग में, इसका मैंने अभी चर्चा की थी, बीइंग। बीइंग आईएनजी फॉर्म है बी का, जिस प्रकार से हैव का आईएनजी फॉर्म हैविंग है, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग है, उसी प्रकार से बी का आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग है। अब बीइंग भी एक प्राइमरी वर्ब हो सकती है और इसका रीजन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये भी दोनों प्रकार से काम कर सकती है। बीइंग को आप यूज कर सकते हैं ऑक्सिलरी के रूप में और बीइंग को आप प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करें, और बीइंग का प्रयोग आप कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में। यू कैन यूज बीइंग आइदर वे, राइट। एग्जाम्पल हमें ऐसे कम मिलते हैं पर नॉर्मली आप सब जानते हैं बुक्स में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा। अच्छा, बीइंग का प्रयोग जो हम करते हैं ऑक्सिलरी के रूप में, तो आप देखा होगा कि बीइंग को ऑक्सिलरी के रूप में ज्यादातर यूज किया जाता है पैसिव वॉइस, राइट। इफ यू पीपल आर फेमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ वॉइस, आई शुड आई वुड लाइक टू से दैट you people are able to see that being as an auxiliary is used in passive voice, right? Example लेके दिखाता हूं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा, she is being, okay, she is being और यहां लिखा है taught French। इस वाक्य में चेक कीजिएगा, दूसरा देखो, देखिए she is being difficult। When somebody is difficult, it means that somebody is difficult to deal with। जब आप ये कहते हैं कोई आदमी डिफिकल्ट है, तो आदमी डिफिकल्ट कैसे होता है, उससे डील करना मुश्किल होता है, यानी वो ही इज हार्ड टू प्लीज और शी इज हार्ड टू प्लीज, और आई शुड से दैट दैट पर्सन इज काइंड ऑफ आई शुड से stubborn or he's kind of pig-headed, okay, to use the spoken word, or I should say call it that this person, if I say that this person difficult, it means that that person is adamant। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना अड़ियल, तो अगर कोई आदमी डिफिकल्ट है तो आदमी अड़ियल है। अब सेंटेंस को चेक करते हैं। इस वाक्य में देखिए शी इज बीइंग टॉट, इसमें तीन वर्ब्स आपके सामने हैं। एक वर्ब है इज, दूसरी है बीइंग और तीसरी है टॉट। मेन वर्ब क्या है, टॉट, पढ़ाना सिखाना, आप सब जानते हैं, बहुत परिचित इस चीज से आप। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम सॉरी टू से, ओके, आई एम जस्ट अ ट्रेनर, सो प्लीज डोंट माइंड। तो टीचिंग से हम लोग सब परिचित हैं, तो ये मेन वर्ब है, राइट। बीइंग यहां पर क्या है, ऑक्सिलरी है, और इज क्या है यहां पर, ये भी ऑक्सिलरी है। दो ऑक्सिलरीज हैं। बीइंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ये आप देख सकते हैं क्या है, आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर आपको याद आता है तो जो लोग टच में रहते हैं वो इजीली बता सकते हैं। इट्स अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, राइट। शी इज बीइंग टॉट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो बीइंग को यहां पर यूज किया जा रहा है, किस अर्थ में यूज किया जा रहा है, बीइंग को यहां पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस जब बनाया जाता है तो बीइंग का प्रयोग किया जाता है एज एन ऑक्सिलरी। ये ऑक्सिलरी है। लेकिन दूसरे वाक्य में ध्यान से देखिए, बीइंग के बाद कोई वर्ब नहीं है। डिफिकल्ट तो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये वर्ब नहीं है। टॉट यहां पर वर्ब है, बीइंग के बाद कोई वर्ब नहीं है। बीइंग से पहले एक वर्ब बैठी हुई इज। इसका मतलब ये हुआ, मैंने अभी कहा था आपसे कि किसी भी वर्ब फ्रेज में या शब्दों क्रियाओं के समूह में जो आखिरी वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, राइट। तो ये मेन वर्ब है, ओके, और ये ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया है, राइट। शी इज बीइंग डिफिकल्ट। देखिए अभी जो हम चल रहे हैं बेसिक टू एडवांस्ड। हम बात करें एडवांस पॉइंट्स की बात भी करेंगे, राइट। और मैं बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिटरेचर क्लासेस एज वेल, तो प्लीज बी अवेयर, बी अलर्ट, राइट। आई विल बी टेकिंग क्लासेस ऑन लिटरेचर एज वेल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि इज यहाँ पर सहायक क्रिया है और बीइंग एक और क्रिया है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं, इसलिए मेन वर्ब है। ये दोनों काम कर रहे हैं। पहले वाक्य में बीइंग सहायक क्रिया का काम कर रही है, दूसरे वाक्य में जो बीइंग काम कर रहा है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और उससे पहले सहायक क्रिया इज है, वो सहायक क्रिया है ऑक्सिलरी। अब एक बात देखने की यहाँ पर यह है कि इसका मीनिंग क्या है। जब हम इस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, यू आर बीइंग स्मार्ट, ही इज बीइंग डिफिकल्ट, इसका मतलब वो आदमी जानबूझ के वैसा एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वो शायद ऐसा है नहीं, पर वो ऐसा होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप किसी से ये कहते हैं यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट,
it means that you are saying that that person is not smart or over smart, but he is acting as a smart person, right? This is the meaning of this sentence, you are being over smart or you are being smart. So अगर ये sentence आपके सामने दिया जा रहा है, she is being difficult, it means that that person is not difficult, but at the moment or in the present situation, that person is acting as a difficult person or as a bad person, right? Or as an adamant person, I should call it. So इस वाक्य, ऐसे वाक्य जब आप बोलते हैं तो ये वाक्य ऐसे रेयर, हम ऐसे वाक्य कम प्रयोग करते हैं, पर अक्सर ऐसे वाक्य बोले जाते हैं। आपने हिंदी में एक वाक्य सुना होगा अक्सर, कई बार लोगों को ज्यादा चतुर बन रहा है, ज्यादा कहते हैं ना, वो लोकल डायलेक्ट में कहा जाता है ज्यादा शाना बन रहा है, राइट? ऐसा बोला जाता है। तो वो कुछ ऐसा ही वाक्य ये भी है, शी इज बीइंग डिफिकल्ट, मतलब हम कह रहे हैं कि वो ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा है नहीं। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बीइंग को पहले वाक्य में प्रयोग किया गया सहायक क्रिया के रूप में, दूसरे में बीइंग को प्रयोग किया मेन वर्ब के रूप में। बीइंग भी आ चुका है। बी की मैं बात थोड़ा बाद में करूंगा, हालांकि मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकता हूं आपके सामने। अभी मैं आ रहा हूं बी का फॉर्म जो है टू इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव टू बी। टू मैं बाद में लूंगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बी का जो इन्फिनिटिव फॉर्म है, राइट, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात देखिए, इन्फिनिटिव जो फॉर्म होता है उसमें और जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें कोई शक्ल में कोई अंतर नहीं होता है। By shakal, I mean to say that you do not find a difference between the forms of these two, verbs, right? जैसे अगर आप कहते हैं ये बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है और आप कहते हैं इन्फिनिटिव है, उनकी शक्ल में या उनकी फॉर्म में कोई अंतर नहीं होता, उनके प्रयोग में अंतर होता है, राइट? इसकी भी चर्चा करेंगे आगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इन्फिनिटिव है और ये क्या है। इसकी चर्चा करूंगा जब मैं आऊंगा अगले पार्ट पर। अभी मैं आपको बेसिक बातें करा रहा हूं। अभी मैं आपको ये करा रहा हूं कि प्राइमरी वर्ब्स होती क्या है और प्राइमरी वर्ब्स वे होती हैं जो सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जा सकती है, साथ ही उनको आप मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है प्राइमरी वर्ब्स, राइट? और ये इनको पढ़ा जाता है ऑक्सिलरी के अंडर, आई मीन मेन ऑक्सिलरी होती है। ऑक्सिलरी के अंदर दो प्रकार बताए, मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। तो उनकी बात करें, प्राइमरी वर्ब्स है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो फिलहाल यहां पर मैं बी का इन्फिनिटिव फॉर्म लेने जा रहा हूं। सेंटेंस देखिएगा, शी विल बी waiting for you, पहला सेंटेंस, और she will be और angry। इसमें ध्यान से देखिएगा, मैंने दो बार बी का प्रयोग किया है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। ओके, ये बी का बेस फॉर्म है, आप इसे इन्फिनिटिव कहते हैं कि मॉडल्स के बाद इन्फिनिटिव ही आता है। ओके, एक बेसिक रूल है कि मॉडल्स के बाद क्या आता है और उसके बाद आप देखते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म ही आता है। ये हमें सिखाया जाता है शुरू से, राइट? तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पर बी है, ये इन्फिनिटिव है, और दूसरे में ये भी इन्फिनिटिव। लेकिन इसमें देखिए पहले वाक्य बी के बाद वेटिंग आ रहा है। मेन वर्ब क्या है इसमें? वेटिंग, इंतजार करना, एक्शन वर्ड है जो एक्शन को दिखा रहा है। ये विल मॉडल है, राइट? यहाँ पर एक मॉडल को सहायक क्रिया माना जाता है, तो विल को क्या मानेंगे? सहायक क्रिया। बी को क्या मानेंगे? ये भी सहायक क्रिया है। और ये वेटिंग क्या है? ये मेन वर्ब है। ओके, इसमें देखिए फिर से मॉडल आ गया, ये मॉडल क्या माना जाएगा? सहायक क्रिया। और बी के बाद आगे कोई वर्ब नहीं है, बी के बाद वर्ब का पार्ट खत्म है, तो बी आखिरी वर्ब है इन दोनों के बीच में, राइट? तो ये आखिरी है, इसलिए मेन वर्ब है। इसका अर्थ वह नाराज हो जाएगी या वह नाराज होगी, ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में पहले में जो बी आ रहा है वो सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है, और दूसरे में जो बी आ रहा है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। एंग्री जो शब्द यहां पर है ये तो विशेषण है, इट्स एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट ए वर्ब, इट्स एन एडजेक्टिव, राइट? तो अभी हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो ये आखिरी वर्ब इसलिए मेन वर्ब में आ जाएगा। तो ये थी बातें बी के बारे में, मैंने आपको बताया किस प्रकार से बी जो है वो प्राइमरी वर्ब्स क्यों है, इसके मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। मैंने बात की बी की फॉर्म्स के बारे में, मैंने बताया इज एम आर कैसे प्राइमरी वर्ब, इसके बारे में एग्जाम्पल दिया आपको। फिर मैंने बात की वॉज वर्क के बारे में, वॉज वर्क कैसे प्राइमरी वर्ब्स हो सकते हैं, उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए। फिर मैंने आपको बताया है बीन के बारे में, बीन किस प्रकार से दोनों काम कर सकता है, ये सहायक क्रिया भी हो सकती है और ये आपकी मुख्य क्रिया भी हो सकती है, इसलिए प्राइमरी वर्ब है। फिर मैंने आपको बताया बीइंग किस प्रकार से दोनों काम कर सकता है, और बी जो है वो भी दोनों काम कर सकता है। तो मैंने आपको अभी बी की फॉर्म्स के बारे में बताया, और बी की फॉर्म्स किस प्रकार से प्राइमरी वर्ब्स क्यों कहलाती है, ये मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की आपके, राइट? जल्दी लाइव क्लासेस शुरू होगी तो हम उसमें क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे साथ साथ आपके, राइट?
और उनकी चर्चा भी करते रहेंगे। और फिलहाल ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश की है बी की फॉर्म्स के बारे में। एक छोटा सा इसमें और पार्ट लेते हैं। ये तो उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और हमें यहाँ पर बूस्टिंग मिलती रहे ताकि आपके लिए और बेहतर काम हो सके। राइट। एक बात और बता दूं कि टॉपिक्स होने के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेता रहूँगा साथ साथ, तो उसकी भी चर्चा करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। एक सेंटेंस इसमें एक और लेते हैं, डू की फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। राइट। डू की फॉर्म्स में देखिए डू भी प्राइमरी वर्ब्स है, ये भी प्राइमरी वर्ब में से एक मानी जाती है। डू इज ऑल्सो ए प्राइमरी वर्ब क्योंकि दोनों काम कर सकती है। डू को आप सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और डू को आप मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब डू की फॉर्म्स कौन कौन सी ली जाती है? डू की फॉर्म्स है डू और डज। राइट। मेरे ख्याल से ये तो इंग्लिश पढ़ने वाले एक हर स्टूडेंट से परिचित रहता है, डू डज तो लगभग जानता ही है। फिर भी एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने कुछ। और डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है। राइट। डन का फॉर्म रेयरली किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। ओके। और डूइंग का भी कुछ ऐसा ही है। इसका थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ क्योंकि इनका प्रयोग रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि ये सहायक क्रिया के रूप में आए, ऐसा रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। इनकी फॉर्म्स के बारे में बात की है। पहले मैं शुरुआत डू डज से कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मान लीजिए आई डू इट। राइट। आई डू इट इन ए हरी। इन ए हरी एक मुहावरा है, HURRY, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। आई डू इट इन ए हरी, इसमें हरी जो शब्द ये नाउन है यहाँ पर। इन ए हरी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में। व्हेन यू से समथिंग इन अ हरी, व्हेन यू डू समथिंग इन अ हरी, व्हेन यू से समथिंग इन अ हरी, व्हेन यू स्पीक इन अ हरी, इट मींस यू आर हरिंग अप, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। राइट। दूसरा देखिएगा, आई डू नॉट। राइट। आई डू नॉट से इट। आप चेक करते हैं, हमें दो सेंटेंस लिखे आपके सामने। राइट। आई डू इट इन अ हरी, आई डू नॉट से इट। एक और लेते हैं यहां पर, शी डज इट, शी डज इट फॉर यू। और दूसरा देखिएगा यहां पर, शी डज नॉट से एनीथिंग, शी डज नॉट से एनीथिंग। ये चेक करते हैं, डज नॉट से और डज। आप एक बार इन दोनों को चेक करते हैं पहले। राइट। पहले देखते हैं यहां पर इस वाक्य को पढ़िएगा, आई डू इट इन अ हरी। इस सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, आई डू इट इन अ हरी, इसमें डू अकेली वर्ब है, आसपास कोई वर्ब नहीं है, तो डू यहां पर मेन वर्ब है। दूसरे वाक्य में ऐसा नहीं, दूसरे में डू भी है, नॉट दिया गया और आखिर में मेन वर्ब दी गई, से कहना, तो ये मेन वर्ब है और ये आपकी डू ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया है। उस वाक्य में ऐसा नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में डू अकेली वर्ब है और मैंने बार बार कह रहा हूं कि जब एक ही वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, तो ये डू यहां पर मेन वर्ब है और डू नॉट से में एक वर्ब से बैठी है, मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है। ऐसा यहां पर भी हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर शी डज इट फॉर यू, ये काम वो तुम्हारे लिए करती है, शी डज इट फॉर यू। इसमें डज अकेली वर्ब है, आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है। राइट। ये डू के साथ ES लगा हुआ है, ये अकेली वर्ब इसलिए मेन वर्ब है। अब चौथा सेंटेंस देखिएगा आप, शी डज नॉट से एनीथिंग। इस वाक्य में डज के बाद एक वर्ब और बैठी है, से मेन वर्ब है और डज यहां पर ऑक्सिलरी यानी सहायक क्रिया है। राइट। तो डज ऑक्सिलरी और से मेन वर्ब, क्योंकि डज के बाद एक वर्ब बैठा हुआ है तो डज कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। मैंने आपसे बार बार कहा, किसी क्रियाओं के समूह में जो आखिरी क्रिया होती है, राइट, किसी सेंटेंस या क्लॉज में, वो मेन वर्ब होती है। तो ये आखिरी क्रिया, ये आखिरी नहीं है। इस वाक्य में आखिरी क्रिया अकेली क्रिया डज ही है, तो डज मेन वर्ब है। पर इसमें शी डज नॉट से में आखिरी वर्ब से है, ये मेन वर्ब है और ये डज क्या है, ये ऑक्सिलरी है। राइट। तो इस प्रकार से हम डू डज को हम कह सकते हैं कि डू डज जो है वो भी प्राइमरी वर्ब है क्योंकि वो दोनों प्रकार से काम कर सकते हैं। डू डज किसी वाक्य में सहायक क्रिया भी हो सकते हैं और मुख्य क्रिया भी हो सकते हैं, जैसा कि आप इन चारों सेंटेंस में देख सकते हैं। तो हम डू को भी प्राइमरी वर्ब कॉल कर सकते हैं, आप प्राइमरी वर्ब कह सकते हैं। वी कैन डिक्लेयर, राइट, वी कैन डिक्लेयर डू एज अ प्राइमरी वर्ब बिकॉज इट कैन फंक्शन two ways or both ways. We can use do as a main verb and does also. We can use do and does as a main verb as well as
एन ऑक्सिलरी, राइट। इसलिए ये आप देख सकते हैं। देखिए डिड के साथ भी ऐसा ही है। एक आखिरी शब्द लेने जा रहा हूं, डू डज, डू के प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। ऐसे ही डू का जो पास्ट फॉर्म होता है वो डिड होता है। डिड भी प्राइमरी वर्ब है, क्योंकि डिड को आप सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और डिड को आप मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अगर मैं ये कहता हूं ही डिड नॉट से इट, इसका अर्थ हुआ उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, राइट। इस वाक्य में देखिए ध्यान से, यहां पर डिड, ये इसके बाद आखिरी वर्ब क्या, से, कहना। तो डिड के बाद एक और वर्ब बैठा हुआ, तो ये मेन वर्ब है। डिड मेन वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि एक वर्ब आगे बैठा हुआ है। डिड यहां पर क्या, ऑक्सिलरी है, सहायक क्रिया। आप बचपन से पढ़ते आए, एक बार रिपीट कर रहा हूं इन चीजों को। और दूसरा देखिएगा, एक और सेंटेंस लेते हैं, आई डिड इट फॉर मनी। कोई व्यक्ति जिसे पैसा चाहिए उसने कहा कि मैंने एक काम पैसे के लिए किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिड के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो डिड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि आगे पीछे कोई वर्ब नहीं है। जबकि यहाँ डिड के बाद मेन वर्ब है से, कहना, तो यहाँ पर इसलिए डिड ऑक्सिलरी है। तो इस प्रकार से डिड को भी हम प्राइमरी वर्ब घोषित कर सकते हैं, क्योंकि डिड भी दोनों प्रकार से काम कर सकती है। तो ये थी कुछ बातें आज प्राइमरी वर्ब्स के बारे में। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स हम आगे भी लेते रहेंगे, राइट। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ओके, और जल्द ही मैं बता दूं आपको लिटरेचर क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो आई विल बी टॉकिंग ऑन लिटरेचर, आई विल बी टेकिंग सम बेसिक टू एडवांस पॉइंट्स इन लिटरेचर, राइट। यू कैन जॉइन आवर क्लासेस फॉर लिटरेचर एज वेल एज द लैंग्वेज। तो उम्मीद करता हूं आप सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू फील दैट दीज वीडियोज आर वर्थ वॉचिंग एंड दीज वीडियोज आर वर्थ ऑफ समथिंग, so please like them and please try to share them, and if possible please subscribe our channel. Thank you very much. Subscribe to our channel. Thank you very much. Have a good time.